Students and viewers, myself Dr. Shiv Harsh Singh, and the title of my today's lecture is सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शिव हर्ष सिंह और मेरे आज के व्याख्यान का शीर्षक है सिविल सोसाइटी और स्टेट अर्थात नागरिक समाज और राज्य। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, द origins of the term civil society can be traced as early as to the writings of ancient Roman lawgiver M.T. Cicero, whose full name was Marcus Tullius Cicero, 106 to 43 BC. Students and viewers, Cicero used the term civil society in the sense of the state. According to Cicero, civil society was the society whose members lived like citizens, abided civil laws, and led a civilized, cultured and dignified life. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, सिसरो ने सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज शब्द का प्रयोग राज्य के अर्थ में ही किया। सिसरो का कहना था कि नागरिक समाज वह समाज है जिसके सदस्य नागरिकों की भांति एक साथ रहते हैं, नागरिक विधियों का, नागरिक कानूनों का अनुपालन करते हैं और वे एक सुसभ्य, सुसंस्कृत और गौरवपूर्ण जीवन का निर्वाह करते हैं। In this sense, the barbaric communities did not qualify to be described as civil society. इस अर्थ में बर्बर समाज या बर्बर समुदाय सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज कहे जाने की योग्यता नहीं रखते थे। After Cicero, in ancient times, the proper use and explanation of civil society is found in the writings of John Locke, 1632 to 1704, a British philosopher who is also known as father of modern liberalism. John Locke used the term civil society in his book Two Treatises of Government, published in 1689 and 90. In fact, this book has two volumes. The first treatise was published in 1689 and the second treatise was published in 1690. In his first treatise of civil government, John Locke has used the term civil society while propounding his theory of origin of state. In fact, he propounded social contract theory of origin of state. While describing his social contract theory of origin of state, he has used the term civil society. In fact, John Locke, when he describes the state of nature, he says that state of nature was the state of peace, goodwill, mutual assistance and preservation. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जॉन लॉक ने अपनी प्रथम ट्रीटाइज में, इन इज फर्स्ट ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1689 में प्रकाशित की गई थी, उसमें सिविल सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया है। और सिविल सोसाइटी शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने जो राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या की है, जो उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है फर्स्ट ट्रीटाइज में,
उसी के दौरान उन्होंने सिविल सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया है। जब जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर का डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर वॉज द स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। अर्थात प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, आपसी सहयोग और संरक्षण की अवस्था थी। Now the question arises that if everything was fine in state of nature, it was state of peace, goodwill, mutual assistance and preservation, everything was positive in state of nature, then what was the need for the people to relinquish or abandon this state of nature? जब प्राकृतिक अवस्था शांति, आपसी सहयोग, सद्भावना और संरक्षण की अवस्था थी, तो लोगों को इस प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जॉन लॉक लिखते हैं कि कुछ समय बाद a few recalcitrant elements emerged in the state of nature. जॉन लॉक कहते हैं कि प्रारंभ में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ निमानिया, अक्खड़ टाइप, अनरूली लोगों का उद्भव हुआ इस प्राकृतिक अवस्था में। कुछ एक रिकैल्सिट्रेंट मीन्स जो कुछ नहीं मानते थे, जो चाहते थे वो करते थे। कुछ समय पश्चात प्राकृतिक अवस्था में कुछ एक रिकैल्सिट्रेंट एलिमेंट्स, इन निमानिया तत्वों का, इन अक्खड़ तत्वों का, इन अनरूली, जो किसी भी प्रकार का नियम कानून और कुछ भी नहीं मानते थे, नियम कानून तो वहाँ कुछ था नहीं, फिर भी ये जो चाहते थे वह करते थे। इस प्रकार के ऐसे तत्वों का उदय होता है, उद्भव होता है कुछ समय पश्चात प्राकृतिक अवस्था में। ये रिकैल्सिट्रेंट एलिमेंट्स, ये निमानिया तत्व, ये अक्खड़ तत्व, ये अनरूली एलिमेंट्स, ये पीस लविंग पीपल को सताने लगे। नाउ देयर वर 3 shortcomings according to John Locke in a state of nature. These 3 major shortcomings, deficiencies in state of nature were: first, there was no established known law. Number 2, there was no established impartial judge, and there was no agency to enforce the statement of punishment. In such situation, when recalcitrant elements tortured the peace-loving people, the peace-loving people were forced to take law into their own hands. जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख 3 कमियां थीं। कोई वहाँ स्थापित ज्ञात विधि नहीं थी, दूसरे वहाँ कोई स्थापित और तटस्थ न्यायाधीश नहीं था, और अगर किसी प्रकार का दंड दिया जाए तो उस दंड को लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस स्थिति में जब रिकैल्सिट्रेंट एलिमेंट्स या अनरूली एलिमेंट्स, जो निमानिया तत्व थे, जो दुष्ट तत्व थे, जब वे शांत प्रिय लोगों को सताते थे, तो शांत प्रिय लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं रहता था बजाय इसके कि वे कानून अपने हाथ में ले लें। जब शांत प्रिय लोगों को सताया जाता था दुष्ट लोगों के द्वारा, तो वे कानून अपने हाथ में ले लेते थे, अर्थात जो चाहते थे उस प्रकार का प्रतिशोध करते थे। नाउ कम्स द फर्स्ट social contract, which is not clearly mentioned in John Locke's treatise. इसी कारण लोग पहला समझौता करते हैं, पहला अनुबंध करते हैं प्राकृतिक अवस्था के लोग, जिसके द्वारा सिविल सोसाइटी
की स्थापना होती है। यह पहला समझौता है क्योंकि जॉन लॉक की ट्रीटाइज में 2 समझौतों की बात कही गई है, परंतु दूसरा समझौता तो स्पष्ट है, परंतु यह प्रथम समझौता जिसके फलस्वरूप नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की स्थापना होती है, या इम्प्लाइड है, यह निहित है, इसका निहितार्थ निकाला गया है, इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है। तो प्राकृतिक अवस्था के लोग एक समझौता करके सिविल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, और समझौता यह है कि वे अब अपने जो कानून को अपने हाथ में लेने का प्राकृतिक अधिकार था, इसका समर्पण करते हैं, और इस समर्पण के माध्यम से वे, यही समझौता था, यही अनुबंध था, वे एक सामाजिक स्थिति में आते हैं, एक सभ्य समाज की स्थापना करते हैं, एक नागरिक समाज की, सिविल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ये सिविल सोसाइटी इसीलिए कही गई, हमारा ऐसा सोचना है, क्योंकि अब लोगों ने कानून अपने हाथ में लेने के अपने प्राकृतिक अधिकार का परित्याग कर दिया था, सब लोगों ने सबके समक्ष। इसीलिए यह सिविल सोसाइटी थी। और अब सिविल सोसाइटी का निर्माण शासन की स्थापना के उद्देश्य से किया गया, जो शासन कानून की स्थापना करेगा, न्यायालयों की स्थापना करेगा, और लोगों के जो 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, उसकी रक्षा करेंगे। So civil society comes into existence when people surrender, each and everyone surrenders to each and everyone, or you can say each and everyone surrenders to all his or her own natural right of being judged in his or her own cases, and out of this contract civil society emerges। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने मामलों में स्वयं न्यायाधीश होने का या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार परित्याग करता है, इस अधिकार का, तब नागरिक समाज उत्पन्न होता है। फिर इस नागरिक समाज के लोग आपस में दूसरा अनुबंध करके, दूसरा समझौता करके, जो एक फिड्यूशियरी ट्रस्ट के रूप में है, एक न्यास के रूप में है, शासन की स्थापना करते हैं। दूसरा समझौता शासन के उन लोगों के साथ होता है जो वुड बी शासक होंगे, और सिविल सोसाइटी के लोगों के मध्य। सिविल सोसाइटी के लोग वुड बी रूलर्स के साथ यह समझौता करते हैं कि आप हमारे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, और जब तक रक्षा करते रहेंगे हम आपके अधीन रहेंगे, आपको शासक या शासन के रूप में, सरकार के रूप में मान्यता देते रहेंगे, और जब शासन के लोग, सरकार लोगों के जो नेचुरल राइट्स हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के, उनकी रक्षा करने में अक्षम हो जाएंगे या किसी कारण नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वे इस शासन के विरुद्ध विद्रोह करके, इस शासन को खत्म करके, इन शासकों को पदच्युत करके नई शासन व्यवस्था, नई सरकार की स्थापना करेंगे। सो इन दिस रेफरेंस द टर्म सिविल सोसाइटी हैज़ बीन यूज्ड बाय जॉन लॉक इन हिज फर्स्ट ट्रीटाइज। जॉन लॉक 1632 to 1704 has used the term civil society in his first treatise in this sense that I have described right now. Now there is a second version also. Some people who have interpreted John Locke, some scholars, they have written that people relinquish a state of nature to establish a government in order to get the protection of their
natural rights of life, liberty and property, and then the civil society comes into existence. In this sense, the civil society was a means to establish discipline, order and security. This is another version. कुछ विद्वानों का यह मानना है कि लोगों ने प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करके अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए जब शासन की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप राज्य उत्पन्न हो गया, तब नागरिक समाज अस्तित्व में आया और नागरिक समाज एक साधन था अनुशासन, व्यवस्था, शांति और सुरक्षा स्थापित करने का. सो दिस इज जॉन लॉक्स वर्जन ऑफ civil society. In this sense, Locke also did not make any difference and a distinction between civil society and state. अगर ये जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है, जो दूसरी व्याख्या है स्कॉलर्स के द्वारा जॉन लॉक के सामाजिक अनुबंध की गई है, उसको माना जाए तो जॉन लॉक के लिए भी नागरिक समाज और राज्य के मध्य कोई भेद नहीं था. Now, the French philosopher J.J. Rousseau, 1712 to 1778. Rousseau also considered civil society and state being coterminous. रूसो के अनुसार भी नागरिक समाज और राज्य दोनों समक्षेत्रीय थे. दोनों की सीमाएं, आउटर बाउंड्रीज एक ही थी, अर्थात नागरिक समाज और राज्य एक ही थे. According to Rousseau, civil society is the organization whose members have legal equality, whose members enjoy legal equality. That is to say, whose members are equal in the eye of law in spite of their natural inequality and differences. रूसो के अनुसार नागरिक समाज वह संगठन है जिसके सदस्यों के मध्य विधिक समानता है या जिसके सदस्य विधि की दृष्टि में एक समान हैं, अपनी तमाम प्राकृतिक विभिन्नताओं और असमानताओं के बावजूद. अर्थात रूसो के अनुसार ऐसा समाज जिसके सदस्य विधिक रूप से एक समान हैं या अपनी तमाम सारी प्राकृतिक असमानताओं, क्योंकि प्रकृति ने किसी को एक समान नहीं बनाया है, प्राकृतिक असमानता ही यथार्थ है. तो रूसो कहते हैं कि ऐसा समाज जिसके सदस्य तमाम सारी प्राकृतिक असमानताओं के बावजूद विधिक समानता रखते हैं, जिनको विधिक समानता प्राप्त है, लीगल इक्वलिटी प्राप्त है, जो विधि की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में एक समान है, वह समाज नागरिक समाज है. नाउ स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हु क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट और पॉलिटिकल सोसाइटी वाज G.W.F. Hegel. 1770 to 1831 is his lifespan. He was a German philosopher. Hegel was an idealist German philosopher. Hegel एक प्रत्ययवादी या आदर्शवादी जर्मन दार्शनिक थे. हीगल ने पहली बार सिविल सोसाइटी और स्टेट के मध्य स्पष्ट भेद किया है. In Hegel's view, civil society and state were based on universal egoism and universal altruism respectively. Hegel के अनुसार सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज और पॉलिटिकल सोसाइटी या राज्य ये क्रमशः सार्वत्रिक स्वहित या सार्वत्रिक स्वार्थ और सार्वत्रिक परहित
पर आधारित होते हैं. Since Hegel was an idealist philosopher, so we can say that according to Hegel, the idea of civil society is universal egoism, अर्थात सार्वत्रिक स्वार्थ या सार्वत्रिक स्वहित. And idea of state is universal altruism, सार्वत्रिक परहित. If I repeat, I can say that Hegel said that civil society is based on the idea of universal egoism, सार्वत्रिक स्वहित या सार्वत्रिक स्वार्थ, and state or political society is based on the idea of universal altruism, अर्थात सार्वत्रिक परहित. क्योंकि राज्य का उद्देश्य होता है पब्लिक वेलफेयर, सार्वजनिक कल्याण, तो राज्य का कार्य है सार्वत्रिक परहित, सबका कल्याण करना, सबका हित करना. द विल ऑफ द स्टेट इज पब्लिक वेलफेयर. राज्य का संकल्प या राज्य की इच्छा है जन कल्याण, यूनिवर्सल आल्ट्रुइज्म, सार्वत्रिक परहित. बट हीगल सेज दैट civil society is different from state in the sense that it is based on the idea of universal egoism, सार्वत्रिक स्वहित. In Hegel's view, civil society is the organization wherein each individual deals the other individuals of society apart from his family members as a means to fulfill his or her own self-interest. हीगल के अनुसार सिविल सोसाइटी वह संगठन है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर समाज के हर दूसरे व्यक्ति को अपने स्वहित या अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन मानता है, और उसके साथ अर्थात हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ समाज के अपने स्वार्थ सिद्धि के साधन के रूप में बर्ताव करता है. ईच इंडिविजुअल dealt the other individual apart from his family members as a means to fulfill his own self-interest. हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन मानता है, ऐसा दूसरों के साथ बर्ताव करता है. यही क्षेत्र सिविल सोसाइटी का क्षेत्र है, जहां हर व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर समाज के हर दूसरे व्यक्ति को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन मानता है और उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करता है. Hegel says that civil society is the economic community wherein each individual tries to find out the need of others and then to fulfill them in order to fulfill his own need. हीगल कहते हैं कि नागरिक समाज एक आर्थिक समुदाय है जहां हर एक व्यक्ति समाज के हर दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं और ज़रूरतों को जानने की कोशिश करता है और फिर उनको पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे कि वह अपने हितों की सिद्धि कर सके, अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सके. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नागरिक समाज वह आर्थिक समुदाय है जहां हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं और ज़रूरतों को जानने का प्रयत्न करता है और फिर उन्हें इसलिए पूरा करने का प्रयत्न करता है जिससे कि उसके अपने स्वार्थों की सिद्धि हो सके. या ऐसे कह सकते हैं कि समाज का हर व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हर दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को जानने का प्रयास और फिर उनको पूरा करने का प्रयास करता है. Each and every individual tries to know the needs of others and then tries to satisfy them in order to satisfy his or her own needs.
This is Hegel's description of civil society, and this is Hegel's distinction of civil society and state. Karl Marx 1818 to 1883 accepted Hegel's description of civil society, but he did not accept Hegel's distinction between state and civil society. According to Karl Marx, in actual practice, civil society and state are the same. कार्ल मार्क्स ने हीगल द्वारा प्रस्तुत सिविल सोसाइटी की व्याख्या को तो स्वीकार किया है, परंतु मार्क्स ने हीगल द्वारा प्रस्तुत सिविल सोसाइटी और स्टेट के भेद को स्वीकार नहीं किया है। कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि वास्तविकता में, यथार्थ में सिविल सोसाइटी और स्टेट एक ही है। Students and viewers, the best description and distinction between civil society and state is found in the writings of Antonio Gramsci, 1891 to 1937, an Italian neo-Marxist who wrote about civil society and state and the difference between the two in his present notebooks, which was posthumously published first in 1948. विद्यार्थियों और दर्शकों, एंटोनियो ग्राम्सी जो कि इटली के नियो मार्क्सिस्ट थे, नव मार्क्सवादी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिजन नोटबुक्स में, जो कि उनके मरणोपरांत पहली बार 1948 में प्रकाशित की गई थी, इस पुस्तक में उन्होंने सिविल सोसाइटी और स्टेट के भेद को और अर्थ को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया। Students and viewers, he was a neo-Marxist and he started interpreting Marx. Marx, in fact, told that if we liken civil society or capitalist society rather to a triangle, then the base and a strip drawn nearer the base represented the base of the society, which was the economic system of the society, and the upper portion of the triangle he called it superstructure. मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी की संरचना कुछ इस प्रकार से बताई है, जो कि आप इस चित्र में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं। मार्क्स ने सिविल सोसाइटी की संरचना, सिविल सोसाइटी गलत कह रहा हूँ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की संरचना इस प्रकार से दिखाई, जिसमें कि नीचे बेस है। बेस क्या है? समाज का बेस है समाज की अर्थव्यवस्था, और उसके ऊपर है समाज की अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें लॉ, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें होती हैं। विद्यार्थियों और दर्शकों, मार्क्स ने जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की संरचना बताई है वो कुछ इस तरह बताई है। आप मान लीजिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक त्रिभुज हो, तो उसके जो बेस के पास अगर हम एक स्ट्रिप खींचे बेस से जुड़ी हुई एक पट्टी, तो वो समाज का आधार है, और यह आधार है समाज की अर्थव्यवस्था। उसके ऊपर अधिसंरचना है, सुपर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर राजनीति आती है, विधियाँ आती हैं, अर्थात कानून आता है, साइंस आता है, लिटरेचर आता है, मोरालिटी, नैतिकता समाज की आती है। नाउ एंटोनियो ग्राम्सी, the neo-Marxist, has interpreted this superstructure in a little different fashion. That's why he concentrated his mind on the study of superstructure. That's why Antonio Gramsci is also known as the thinker of superstructure. ग्राम्सी को आज संरचना का दार्शनिक या आज संरचना का विचारक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आदि संरचना की अलग ढंग से व्याख्या की है। उन्होंने अपना ध्यान आदि संरचना की व्याख्या पर केंद्रित किया है।
Students and viewers, Antonio Gramsci identified two levels of superstructure. The lower level he called civil society, which was nearer to the base, and the upper level of superstructure he called political society, which exercised overall control. विद्यार्थियों दर्शकों, ग्रामसी को अधिसंरचना का विचारक कहा जाता है। उन्होंने अधिसंरचना के अंदर दो स्तरों की पहचान की है। जो निचला स्तर अधिसंरचना का है, जो कि बेस से सटा हुआ है, बेस से जुड़ा हुआ है, वह है सिविल सोसाइटी, और जो ऊपर का भाग है सुपरस्ट्रक्चर का अधिसंरचना का, वह है पॉलिटिकल सोसाइटी, जो सारे समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित रखती है। ग्रामसी portrayed the structure of the capitalist society and structure of the superstructure, something as shown in this picture, something like this, you can see it. यहाँ सुपर स्ट्रक्चर के दो भाग किए गए हैं। जो निचला भाग है वह सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज। जो ऊपर वाला भाग है वो पॉलिटिकल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी भी बिल्कुल बेस के करीब है, और सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर वाले भाग को उन्होंने पॉलिटिकल सोसाइटी कहा। नाउ एंटोनियो ग्रामसी सेज दैट सिविल सोसाइटी embodies the structures of legitimation, and these structures of legitimation include family, education system, that is schools and universities, church and trade unions. एंटोनियो ग्रामसी ने बताया कि सिविल सोसाइटी के भीतर स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन, वैधता की संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये होते हैं परिवार, चर्च, व्यापार संघ, शैक्षणिक संस्थान आदि। ये संस्थाएं मिलकर के स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन, वैधता की संरचनाओं का निर्माण करती है। सो सिविल सोसाइटी कंटेन्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन which include family, educational system, trade unions and church. And the political society embodies the structures of coercion, which include army, police, prison, judiciary, etc. ग्रामसी ने ये बताया कि राजनीतिक समाज के अंतर्गत स्ट्रक्चर्स ऑफ कोअर्सन, बाध्यता की संरचनाएं पाई जाती हैं, या राजनीतिक समाज का निर्माण बाध्यता की संरचनाओं से होता है, जिनमें पुलिस, सेना, न्याय व्यवस्था या न्यायालय व्यवस्था, जेल व्यवस्था आदि सम्मिलित होते हैं। फिर ग्रामसी यह बताते हैं कि structures of legitimation and structures of coercion together constitute the structures of domination. अर्थात जो वैधता की संरचनाएं हैं और जो बाध्यता की संरचनाएं हैं, दोनों मिल करके आधिपत्य की संरचनाओं का निर्माण करती है। तात्पर्य यह है कि शासन जो आधिपत्य स्थापित करता है, वह दो तरह की संरचनाओं का प्रयोग करता है। एक तो स्ट्रक्चर्स ऑफ कोअर्सन का, और दूसरा स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन का। स्ट्रक्चर्स ऑफ कोअर्सन पॉलिटिकल सोसाइटी में पाई जाती हैं, या पॉलिटिकल सोसाइटी का निर्माण ही स्ट्रक्चर्स ऑफ कोअर्सन से होता है, और स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन जो है वो सिविल सोसाइटी में पाई जाती हैं, या कह सकते हैं सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज का निर्माण ही स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन या वैधता की संरचनाओं से होता है। और फिर वैधता की संरचनाएं और बाध्यता की संरचनाएं मिल करके आधिपत्य की संरचनाओं का निर्माण करती हैं। अर्थात
शासन व्यवस्था या राज्य की व्यवस्था या राज्य का जो नियंत्रण है वह दो प्रकार की संरचनाओं के माध्यम से स्थापित किया जाता है. द रोल ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन विच are found in civil society is to transmit the capitalist value system to the next generation and the present generation as well. नागरिक समाज के भीतर जो वैधता की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, स्कूल्स हैं, चर्च हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैमिली है, इनका कार्य होता है जो पूंजीवादी मूल्य व्यवस्था है, जैसे कि लिबरल आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री ट्रेड, these are good things. So hegemony of these capitalist values is established by the structures of legitimation embodied in civil society. जो पूंजीवादी मूल्य व्यवस्था है, इसकी हेगेमनी, इसका आधिपत्य लोगों के मानस पर नागरिक समाज की वैधता की संरचनाओं अर्थात परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियंस और एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा स्थापित की जाती है. और फिर hegemony of this capitalist value system is transmitted to the next generation by these structures of legitimation embodied in civil society. Students and viewers, Gramsci says that the capitalist society, capitalist state depends on the efficiency of the institutions of civil society for its stability. अपने स्थायित्व के लिए, अपने परपेचुएशन के लिए कैपिटलिस्ट समाज या पूंजीवादी राज्य इन्हीं नागरिक समाज की वैधता की संरचनाओं की कुशलता पर निर्भर करता है. अर्थात सिविल सोसाइटी की संरचनाओं की जो एफिशिएंसी है, इनकी कार्यकुशलता है, इसी पर निर्भर होती है पूंजीवादी समाज या पूंजीवादी राज्य की स्टेबिलिटी या इनका स्थापित्व या स्थायित्व या इनका सातत्य. पूंजीवादी समाज कितना दिन चलेगा, पूंजीवादी राज्य कितना दिन कायम रहेगा, इसका स्थायित्व कितना रहेगा, यह बात सिविल सोसाइटी की जो वैधता की संरचनाएं हैं, इन्हीं की कार्यकुशलता पर निर्भर होता है. So students and viewers, now in conclusion, nowadays some scholars say that civil society is sandwiched between family and the state. जो राज्य सबसे ऊपर और सबसे नीचे, समाज में परिवार पाया जाता है, परिवार सबसे छोटी इकाई है समाज की, परिवार और राज्य के जो बीच का क्षेत्र है वही है सिविल सोसाइटी. ये बिल्कुल न्यू डिस्क्रिप्शन है सिविल सोसाइटी का, जो कुछ स्कॉलर्स इसको मानते हैं. अर्थात द इंटरवीनिंग एरिया ऑफ द सोसाइटी बिटवीन फैमिली एंड द स्टेट और गवर्नमेंट. शासन और राज्य एट द टॉप, सबसे ऊपर, और सबसे नीचे परिवार, इसके बीच का जो समाज का क्षेत्र है वही नागरिक समाज है, वही सिविल सोसाइटी है. दैट इज टू से सिविल सोसाइटी इज सैंडविच्ड बिटवीन स्टेट एंड द फैमिली. Students and viewers, this is all about civil society and state. I hope that you will find this video very useful. You can watch this video on Facebook as well. So watch this video on Facebook as well as on YouTube. Thank you so much.